हेलो एवरीवन। आज हम इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी बुक क्लास 11 एनसीईआरटी का चैप्टर सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी देखने वाले हैं। सबसे पहले इस बुक में कुछ चॉइसेस दी हुई है। एज अ स्टूडेंट जब हम क्लास 10th या 12th पास करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो एक है कि स्टडी हार्ड एंड यू विल डू वेल इन लाइफ। इसमें यह होता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप अच्छा करोगे लाइफ में। तो इसमें है कि एक इंडिविजुअल पे सारा बर्डन पड़ जाता है, एक स्टूडेंट पे सारा बर्डन पड़ जाता है कि तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हें अच्छा कुछ मिलेगा। फिर सेकंड चॉइस जो आती है वो ये है कि इफ़ यू डू दिस सब्जेक्ट और सेट ऑफ सब्जेक्ट्स यू विल हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग अ गुड जॉब इन द फ्यूचर। इसमें यह होता है कि अगर आप ये सब्जेक्ट करते हो या कोई और सब्जेक्ट लेते हो तो आपके बेटर चांसेस होते हैं जॉब मिलने के। ठीक है, तो यहाँ पे एक गुड जॉब है। ये गुड जॉब डिसाइड करता है इकोनॉमी। इकोनॉमी से जॉब निकल कर आता है कि इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है ये। ठीक है, फिर जो थर्ड और फोर्थ चॉइसेस हैं वो थोड़े और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चॉइसेस हैं। थर्ड जो चॉइस आती है हमारे पास वो है कि एज अ बॉय कौन सा सब्जेक्ट लेना हमारे लिए सही है। ओके, एंड एज अ गर्ल कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए प्रैक्टिकल है। तो इसमें फिर ये फैक्टर आ जाता है जेंडर का कि जेंडर के हिसाब से हमारे लिए कौन सा सब्जेक्ट सही है। तो यहाँ पे मैटर और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। फर्स्ट के दो केसेस में तो हमारे पास फिर भी ऑप्शंस होते हैं, बट जहाँ पे जेंडर भी एक रोल प्ले करने लगता है वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस और नैरो होते जाते हैं। और जो थर्ड है वो है कि योर फैमिली नीड्स यू टू गेट अ जॉब सून, सो वाई चूज़ अ प्रोफेशन दैट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, और यू विल जॉइन योर फैमिली बिजनेस, सो वाई डू यू विश टू डू दिस सब्जेक्ट। यहाँ पे अब हमारी फैमिली हमारे लिए करियर डिसाइड करने के लिए आ गई है। तो जब फैमिली आ जाती है तो बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी साथ में आ जाती है, जिसकी वजह से कि हमारे जो करियर ऑप्शंस हैं वो और भी ज़्यादा नैरो हो जाते हैं। तो इन चार क्वेश्चंस के थ्रू हमें सोशियोलॉजी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है यहाँ पे। जो फर्स्ट है वो है एक इंडिविजुअल के ऊपर उसकी मेहनत है कि उसको एक अपना मेहनत तो करना ही पड़ेगा। एंड देन जो सेकंड है उसमें है कि कुछ सब्जेक्ट्स डिसाइड करता है कि कौन सा जॉब हमें मिलेगा। तो यहाँ पे एक जॉब मार्केट है जो कि इकोनॉमी डिसाइड करती है। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक साथ मिल करके और हमारी एक करियर को डिसाइड करती है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन सी राइट मिल्स ने अपनी बुक द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन में दिया था। C.W. मिल्स ने कहा है कि सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन होता है लिंक बिटवीन द पर्सनल एंड द पब्लिक इश्यूज़। ओके, सो लाइक एक उनकी एक बुक है द सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन, उसमें उन्होंने एक एग्जांपल दिया है अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर कि अनएम्प्लॉयमेंट एक पर्सनल प्रॉब्लम होती है अगर सिर्फ कुछ ही लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं। अगर पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रहने लग जाते हैं तो फिर ये एक पब्लिक इशू बन जाती है और इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देने की ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पे सोसाइटी का मिसमैनेजमेंट हो रहा है। और सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में ये भी बोला गया है कि ये हिस्ट्री और बायोग्राफी को देखने की कोशिश करता है किसी भी प्रॉब्लम की, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम अगर अराइज होती है तो उसकी हिस्ट्री में जाया जाता है कि वो कहाँ से प्रॉब्लम होनी शुरू हुई थी। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो भी ट्रबल एक इंडिविजुअल का अपना होता है वो अपने एक कैरेक्टर की वजह से होता है, और जो पॉपुलेशन में बहुत सारे लोगों का होता है प्रॉब्लम वो एक पब्लिक इशू होता है। यहाँ पे ये कैरेक्टर की वजह से हो रहा है पर्सनल प्रॉब्लम, और ये पब्लिक इशू की वजह से हो रहा है। ओके, एंड जो ये कैरेक्टर है, कैरेक्टर की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो ये लोकल लेवल पे होता है, और जब ये प्रॉब्लम लोकल लेवल से बाहर आ जाता है तो फिर ये जब ये पॉपुलेशन लेवल पे होने लग जाता है तो फिर ये पब्लिक इशू बन जाता है।
अभी नेक्स्ट थीम है प्लूरैलिटीज़ एंड इनइक्वालिटीज़। प्लूरैलिटीज़ का ये मतलब होता है कि हम एक से ज़्यादा सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। लाइक मॉडर्न डे में हम लोग अपनी एक फैमिली की सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, फैमिली सोसाइटी। देन अगर हम स्कूल या कॉलेज जाते हैं तो फिर हम स्कूल एक और कॉलेज की एक सोसाइटी को बिलोंग करते हैं। अगर हम अपने होम टाउन हमारा कहीं और है तो होम टाउन की एक अलग ही सोसाइटी होती है, हम उसको भी बिलोंग करते हैं। उसके बाद हमारा अगर कोई लैंग्वेज है तो एक लिंग्विस्टिक सोसाइटी को भी हम बिलोंग करते हैं। अगर हम फॉरेनर्स के सामने कहते हैं आवर सोसाइटी तो उसका मतलब ये होता है कि हम इंडियन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। और वही अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किसी इंडियन को बोलें आवर सोसाइटी तो उसका मतलब होता है कि जो हमारी लिंग्विस्टिक, एथनिक, रिलीजियस या फिर हमारी कास्ट की जो सोसाइटी है हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। हमारी इंडियन सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है और ये डाइवर्सिटी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है सोशियोलॉजिस्ट्स को अच्छे से इंडियन सोशियोलॉजी को स्टडी करने में। और ना सिर्फ सोशियोलॉजिस्ट्स बल्कि फ़िल्म मेकर्स भी डाइवर्सिटी को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। सत्यजीत रे का ये एग्ज़ाम्पल हमारी बुक में दिया हुआ है। इसमें उनको कन्फ्यूजन हो रहा था 3 चीज़ों पे फोकस करने में। फर्स्ट ये थी कि उनको विलेज में जा कर के वहाँ पे मूवी बनाना चाहिए जहाँ पे कि काउज़ ग्रेज़ कर रहे हो एंड बहुत सारे फील्ड्स हैं, शेफर्ड्स फ्लूट प्ले कर रहे हैं और जो फ़िल्म वो बनाएंगे वो बहुत ही प्योर एंड फ्रेश होगा। और दूसरी थीम ये थी कि उनको एपिक्स पे मूवी बनाना चाहिए, गॉड्स एंड डिमन्स पे मूवी बनाना चाहिए। या फिर उनको थर्ड थीम जहाँ पे कि वो हैं अभी सिटी में, सिटी की लाइफ के ऊपर बनाना चाहिए जो कि फुल ऑफ साउंड है, लाइट है एंड बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स हैं। सत्यजीत रे ने इंडियन विलेज को एक बहुत रोमेंटिसाइज किया है, उसको फ्रेश एंड प्योर बोला है। जबकि सोशियोलॉजिस्ट्स ऐसा देखते हैं इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू कि विलेज में जो लाइफ है वहाँ पे अनटचेबिलिटी होती है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम ही वॉज सिटिंग ऑन द डस्टी रोड इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्मॉल thatch roofed टी शॉप्स इन द विलेज with his glass and saucer placed conspicuously beside him, a silent signal to the shopkeeper that an untouchable wanted to buy some tea. Mully was a gaunt 40-year-old beetle blackened teeth who wore his long hair swept back. तो यहाँ पे एक अनटचेबल मैन है जहाँ पे कि वो एक सॉकर और अपना अपना यानी कि वो बाउल और ग्लास लेके बैठा हुआ है और वो उसके साइड में रखा हुआ है। उसको चाय लेना था, शायद चाय या बिस्किट लेना होगा तो वो लेने के लिए वहाँ जाता है और फिर शॉपकीपर आएगा, उसकी ग्लास में वो डाल देगा और फिर वो चला जाएगा। तो ये एक जो सत्यजीत रे ने जो इमेजिन किया था विलेज लाइफ को, उससे ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो ये सोशियोलॉजिस्ट के लिए एक चैलेंज बन जाता है। अमर्त्य सेन ने अपनी बुक द आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन में इनइक्वालिटी के बारे में लिखा है। कुछ लाइंस हमारी बुक में दी गई है इनइक्वालिटी को लेकर के, अभी वो देखेंगे। अमर्त्य सेन ने बोला कि सम इंडियंस आर रिच, मोस्ट आर नॉट, सम आर वेरी वेल एजुकेटेड, अदर्स आर इलिटरेट, सम लीड ईजी lives of luxury, others toil hard for little reward, some are politically powerful, others cannot influence anything, some have great opportunities for advancement in life, others lack them altogether। तो यहाँ पे इन्होंने इनइक्वालिटी के बारे में बोला है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़ दिखाई है एंड ये बताया है कि ये एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो थीम है वो है इंट्रोड्यूसिंग सोशियोलॉजी। अभी तक हम एक बैकग्राउंड ले रहे थे सोशियोलॉजी की कि क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं इसमें। अब सोशियोलॉजी का डेफिनेशन है कि ये है एक स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़। उसके बाद इसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो हमारा बिहेवियर होता है। हर एक सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट मैटर रहता है, तो सोशियोलॉजी का हमारा बिहेवियर है। और फिलोसोफर्स, टीचर्स,
लेजिस्लेचर सब ने भी पहले ट्राई किया था सोसाइटीज़, ग्रुप्स एंड पीपल को स्टडी करने का, बट उनका जो तरीका था ये स्टडी करने का वो ये था कि सोसाइटी में क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है, और किस तरीके से हमें अपनी लाइफ को जीना चाहिए। एक प्रीचर की तरह वो हमें यही सब समझाते थे। लेकिन सोशियोलॉजी का काम होता है टू ऑब्ज़र्व, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना, उसमें डेटा कलेक्ट करना। उसके बाद सोशियोलॉजिस्ट्स ऐसे ही अपनी चीज़ों को नहीं रख सकते, अपने स्टेटमेंट्स को ऐसे ही नहीं रख सकते हैं। उनको एक प्रॉपर रूल फॉलो करना पड़ता है सो दैट कि वो एक अपने ऑब्जर्वेशंस को प्रूव कर सकें। जैसे हम साइंस में प्रूव करते हैं उसी तरह सोशियोलॉजी में प्रूव करना होता है अपने ऑब्जर्वेशंस को, और उन ऑब्जर्वेशंस को दूसरे भी अपनी स्टडी में ले सकते हैं फिर दूसरी चीज़ें, नई चीज़ें भी लाके हमें दे सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ आती है सोशियोलॉजी में जिससे कि इसको कंपेयर किया जाता है सोशियोलॉजी को, वो है कॉमन सेंस। कॉमन सेंस ये होता है कि हम कुछ सोसाइटी की कुछ चीज़ों को अपनी कॉमन सेंस से समझते हैं, कि मतलब देख के समझते हैं कि ये ऐसा क्यों है। कुछ लोग अगर एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव करते हैं तो वो ऐसा क्यों बिहेव करते हैं, बिकॉज ऑफ उनका जो क्लास है, उनका जो कास्ट है, उसकी वजह से कुछ ना कुछ बिहेवियर आते हैं। तो ये सब चीज़ें हम कुछ सोशियोलॉजी का कुछ पार्ट हम अपने कॉमन सेंस भी समझ जाते हैं। तो हमें थोड़ा थोड़ा बहुत आइडिया होता है अबाउट आवर एवरीडे लाइफ, दूसरों की लाइफ के बारे में, हमारी सोसाइटी के बारे में या फिर दूसरों की सोसाइटी के बारे में। पर सोशियोलॉजी इन सब चीज़ों को स्टडी करती है, इसे प्रूव करती है और फिर हमारे सामने ला के रखती है। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस। तो इसमें कॉमन सेंस को डिफ़ाइन किया गया है कि ये एक नेचुरलिस्टिक और इंडिविजुअलिस्टिक एक्सप्लेनेशन होता है, जबकि सोशियोलॉजी के पास अपने कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मेथड्स होते हैं एंड डाटा होता है, और उसके बाद फिर सिस्टमेटिक क्वेश्चनिंग अप्रोच रहता है। सोशियोलॉजी में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन भी होता है। अभी इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे सोशियोलॉजी एंड कॉमन सेंस की डिफरेंस को। जैसे अगर हम पॉवर्टी ले लें, ओके, तो पॉवर्टी इफ़ लाइक अगर हम ऐसे अपने कॉमन सेंस में देखें तो कॉमन सेंस में ये बोला जाता है कि कोई पुअर इसलिए है क्योंकि शायद वो काम नहीं करना चाहता है, वो काम करने से डरता है, वो लेज़ी है, या फिर उसके पास उतनी इंटेलिजेंस नहीं है कि वो काम कर सके, या फिर उसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो काम करने के लिए। एंड पर लेकिन सोशियोलॉजी इससे इस तरीके से समझती है कि पॉवर्टी एक इनइक्वालिटी की वजह से आई है, जो कि क्लास सोसाइटी में जो इनइक्वालिटी होती है उसकी वजह से हुई है। एंड पॉवर्टी उन लोगों के लिए ज़्यादा होती है जहाँ पे उन जॉब्स में होती है जहाँ पे कि वेजेस बहुत कम है। अभी नेक्स्ट थीम है द इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। तो यहाँ पे 3 चीज़ों से इन्फ्लुएंस हुए थे हमारे सोशियोलॉजिस्ट्स। फर्स्ट ये था कि जो साइंटिफिक थ्योरीज उस समय आ रही थी नेचुरल इवोल्यूशन को लेकर के, और कुछ फाइंडिंग्स की गई थी उस वक्त पुरानी हमारी जो सोसाइटीज़ थी उनके ऊपर ऊपर कुछ फाइंडिंग्स हुई थी। तो वो सब देख करके हमारी मॉडर्न सोसाइटी को भी डिवाइड करने की कोशिश की गई थी। जैसे कि क्या क्या मॉडर्न सोसाइटीज़ है, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटीज़ एंड प्री मॉडर्न में सोसाइटीज़ डिवाइडेड थी एज हंटर गैदरर्स, पेस्टोरल एंड एग्रेरियन एंड नॉन इंडस्ट्रियलाइज्ड सिविलाइजेशंस। और फिर मॉडर्न जो सोसाइटीज़ हैं वो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के रूप में डिवाइड की गई थी। फिर दूसरा जो था वो डार्विन का आइडिया था ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का। इसमें डार्विन ने जैसे एक बॉडी बनता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी से, उसी तरीके से सोसाइटी जो है वो बनता है डिफरेंट पार्ट्स से, एंड ईच पार्ट एक फंक्शन प्ले करते हैं जिससे कि हमारी सोसाइटी चलती रहती है। और वो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं कुछ इसमें, जैसे कि फैमिली, स्कूल और भी बहुत सारे, कास्ट, जेंडर सब कुछ है। और दूसरा जो था वो उस वक्त इनलाइटनमेंट हुआ था, तो उस इनलाइटनमेंट की वजह से रैशनैलिटी आई थी लोगों में, रैशनल थिंकिंग थी,
एंड एक साइंटिफिक नॉलेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था उस वक्त, नेचुरल साइंस की तरफ एक रुझान था। तो फिर ऐसा सोचा गया कि हम अपनी ह्यूमन अफेयर्स को भी नेचुरल साइंस की तरफ पढ़ सकते हैं और इसको इसके ऊपर कॉज एंड इफ़ेक्ट्स डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट थीम है द मटेरियल इश्यूज दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ सोशियोलॉजी। मटेरियल इश्यूज़, तो जो सबसे पहला इशू है वो है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। अभी क्या हुआ था कि कैपिटलिज्म की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक ड्राइविंग फोर्स था। गुड्स, सर्विसेज और लेबर सब एक कमोडिटी बन गए थे। इनकी रैशनल कैलकुलेशन होने लगी थी। गुड्स के प्राइजेस आने लगे थे, सर्विसेज के प्राइजेस, और लेबर में भी वेजेस के रूप में लेबर को एक कैलकुलेशन दे दिया गया था। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ इसकी वजह से सोसाइटी का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। पहले ऐसा होता था कि एक विलेज में पेजेंट्स रहते थे, लैंडलॉर्ड्स रहते थे, ब्लैक स्मिथ होते थे, वीवर होते थे, पॉटर होते थे, शेफर्ड होते थे, और सब एक आपस में रहते थे। बहुत ही क्लोज्ड इंटरेक्शन होता था और सोसाइटी छोटी होती थी और हायरार्किकल होती थी। बहुत स्टेटस और क्लास पोजीशन होता था सारे लोगों के बीच में। तो ये सब चीज़ें चेंज हो गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद। इसमें सिटी में लोग मूव करने लग गए थे। अभी इसकी वजह से फिर एक डिग्रेडेशन ऑफ लेबर होने लग गया था। अर्बन सेंटर्स बढ़ने लग गए थे, फैक्ट्रीज़ आने लग गई थी, ओवर क्राउडेड स्लम्स होने लग गए थे क्योंकि लोग फैक्ट्रीज़ में काम करना चाहते थे। बैड सैनिटेशन आने लगा था और फैक्ट्री और डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से पेजेंट एंड आर्टिजन्स का जो पेशा था वो थोड़ा डिस्ट्रॉय हो गया था क्योंकि ज़्यादा लोग फैक्ट्री में मूव कर रहे थे। और एक और चीज़ जो आई थी वो क्लॉक टाइम बेसिस पे पेमेंट होती थी। पहले क्या होता था, इसके इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले ये होता था कि डे लाइट के हिसाब से लोग काम करते थे, लेकिन अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद आवर के हिसाब से काम करने लग गए। जैसे 9 आवर्स काम करना है या 12 आवर्स काम करना है। अभी ऐसा थीम बन गया है था कि टाइम इज़ नाउ मनी, इट इज़ नॉट पास्ट बट स्पेंट। नेक्स्ट थीम इज़ वाई शुड वी स्टडी द बिगनिंग एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप। सो जितने भी सोशियोलॉजी के कंसर्न्स एंड इश्यूज़ हैं वो सारी यूरोपियन सोसाइटी से आई है। बिकॉज 19th और 18th सेंचुरी में जब सोशियोलॉजी की शुरुआत हुई थी तब यूरोपियन सोसाइटी बहुत सारे ट्यूमल्टस चेंजेस से जा रहा था, जैसे कि कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ आए थे, जैसे कि अर्बनाइजेशन, फैक्ट्री प्रोडक्शन, और ये सारी जो इश्यूज़ थे वो सब मॉडर्न सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रही थी। तो एंड इंडिया में कॉलोनियलिज्म हुआ बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश कैपिटलिज्म। ओके, सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रीज़न दैट वी स्टडी द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन यूरोप। अभी नेक्स्ट थीम है हमारी ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। सो हमने देखा कि यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा था और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करना चाहते थे। उसके लिए उन्हें रॉ मटेरियल्स चाहिए था। रॉ मटेरियल्स के लिए उन्होंने कॉलोनियलिज्म करना शुरू किया। दूसरी कंट्रीज़ को ये अपना कॉलोनी बनाते थे और फिर वहाँ से रॉ मटेरियल्स एक्सट्रैक्ट करते थे और अपनी कंट्री में ले जाके उसको थोड़ा रिफ़ाइन करके उसका थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट बना के और उसको फिर हायर प्राइस में सेल करते थे। सो ये एक कारण था ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी इन इंडिया। और दूसरा ये था कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उसका जो इफ़ेक्ट था वो इंडिया में वेस्ट की तरह नहीं था। वेस्ट में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था पर इंडिया में इसका बहुत ही बैड इम्पैक्ट हुआ था। हमारी खुद की जो अपनी इंडस्ट्रीज़ थी वो सब डिटोरिएट कर रही थी। एक कोट दिया गया है हमारी बुक में कार्ल मार्क्स के द्वारा कि जो हमारी कॉटन इंडस्ट्री थी इंडिया की वो बहुत ही फ्लॉरिशिंग स्टेज में थी, लेकिन जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो फिर इसका डिटोरिएशन होने लग गया क्योंकि यहाँ के रॉ मटेरियल्स उनकी कंट्री में जाने लग गए। फिर उसके बाद इंडियन सोसाइटी जो है वो
एक इन कॉन्ट्रास्ट टू वेस्टर्न सोसाइटी है। हमारे जो ट्रेडिशंस हैं वो वेस्टर्न सोसाइटी से बहुत ही अलग है और डिफरेंट है। और जो लास्ट रीज़न है वो है डाइवर्सिटी ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल विलेज एंड मेट्रोपॉलिटन इन इंडिया। यहाँ पे हमारी जो मॉडर्न सोसाइटी है और जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है उनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, और विलेज और मेट्रोपॉलिटन जो लाइफ है उनमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो ये 4 रीज़न्स थे जिसकी वजह से इंडिया में सोशियोलॉजी का ग्रोथ हुआ, क्योंकि इन सब की वजह से ही बहुत सारी डिफरेंट क्लासेस आने लग गई, मिडिल क्लास का राइज़ हुआ, एंड बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि हमारी बुक में नहीं दी गई हैं, बट इट इज़ बेस्ड ऑन आवर कॉमन अंडरस्टैंडिंग दैट इनकी वजह से बहुत सारी सोसाइटी हमारी बहुत चेंज हुई थी, एंड बहुत सारे नए नए क्लासेस आने लग गए थे, जिसकी वजह से कि सोशियोलॉजी का ग्रोथ हुआ इंडिया में।